अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है हुकूमत के लिए, क्योंकि इस वक्त इजलास हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर मौजूद हैं, गिनती हो रही है फाइनेंस बिल के हवाले से। उससे पहले क्या हुआ है, ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ वहाँ से करते हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब, जो कि दिखने में बड़े नकीफ से हैं, लेकिन आज वो अकेले 3 लोगों पर भारी पड़े हैं। पहले हमाद अज़हर पर, फिर वज़ीर ख़जाना और आखिर में तो वज़ीर आज़म साहब से उलझ पड़े हैं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म से मुखातिब होकर कहा, वज़ीर आज़म साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारे अरकान को गैस के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गैस की जो स्कीम्स शुरू हुई वो मुकम्मल कब होगी? परवेज़ खटक ने कहा, हमाद अज़हर ने गैस की सूरत हाल पर 2011 से बात का आगाज़ किया। कहानियाँ न सुनाई जाएँ, हमें ये बताया जाए कि गैस मिलेगी कब, जिस पर हमाद अज़हर ने उन्हें रोका और कहा कि मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप सुने तो सही। बात इतनी ज़्यादा नाज़रीन आगे बढ़ गई कि परवेज़ खटक ने वज़ीर आज़म साहब के साथ भी सख्त जुमलों का तबादला शुरू कर दिया। परवेज़ खटक ने कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है। जिस सूबे में गैस और बिजली पैदा हो रही है वही सूबा पिस रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म को बाकायदा धमकी दी है नाज़रीन, धमकी देते हुए कहा कि अगर आपका यही रवैया रहा तो वोट नहीं दे सकेंगे हम। जिस पर वज़ीर आज़म ने भी फिर नहले पे दहला किया है। जवाब दिया कि खटक साहब, आप सबके सामने मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं ब्लैकमेल तो नहीं होऊंगा, मेरे ना तो कारखाने हैं न ही कोई और कारोबार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर इसी तरह की ब्लैकमेलिंग होती रही तो अपोजिशन को मैं दावत देता हूँ कि वो आकर हुकूमत कर लें। वज़ीर दिफा नाज़रीन आज इजलास में ही वज़ीर ख़जाना से भी उलझे। आपने नहीं, हमने वो आवाम से वोट लेने होते हैं, आवाम के दरमियान हमें जाना होता है। उन्होंने कहा कि वो फाइनेंस बिल पर मुतमईन नहीं है। परवेज़ खटक ने वज़ीर ख़जाना पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अंदर कुछ बात करते हैं और बाहर कुछ और बात करते हैं। इजलास में नाज़रीन बदतरीन सूरत हाल के बाद वज़ीर आज़म ने परवेज़ खटक को अपने चेंबर में मुलाकात के लिए बुलाया और फिर न जाने क्या समझाया कि परवेज़ खटक साहब जो कुछ बातें इससे पहले कर रहे थे वो सब भूल गए और कहने लगे कि वज़ीर आज़म के सामने खड़े होने का सोच भी नहीं सकता मैं। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या बात की फिर बाद में। कलामी हुई गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। गैस की प्रॉब्लम थी, उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अज़हर को क्वेश्चन किया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऐसी बात कोई नहीं की। हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा ख़त्म हो गया। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। देखो हमारी अंदरूनी बातें, मैंने कोई सख्ती नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। इमरान खान हमारा लीडर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सर। चलिए, पहले उन्होंने अंदर कुछ और कहा, फिर बाहर आकर कुछ कहा, फिर अपना स्टेटमेंट तब्दील कर दिया। लेकिन ये नाज़रीन पहली बार तो नहीं हुआ है कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुताल्लिक ऐसी कोई बात की हो। वो पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म जो बने हैं वो परवेज़ खटक साहब के दम पर ही तो बने। सुनिए ज़रा। पाकिस्तान सर मुकाबला को पाकिस्तान को मुखालिफ अपोजिशन की माइज़त की असम्बली मेंबरान जिसे टोल संभालो इमरान खान हुकूमत इमरान खान हुकूमती सफ़ के अंदर अपनी ये सूरत हाल ये कितनी बेहतर है और कितनी मुश्किल पैदा कर सकती है खुद हुकूमत वक्त के लिए। इस पर बात करने के लिए तजज़ियाकार मुझे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आमिर ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, पहली दफ़ा प्रोग्राम में शामिल हुए हैं सर, शुक्रगुजार हूँ आपकी। आमिर साहब, ये सूरत हाल हुकूमती सफ़ों में जो दिखाई दे रही है सर, वो अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। पहले वज़रा के झगड़ों की खबरें आती रहती थी, अब तो वज़ीर आज़म के सामने ही आ गए ना परवेज़ खटक साहब। कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को सर? देखिए, एक तो हमें पता है कि बहुत अरसे से एक मुबालगा वो चल रहा था, बहस चल रही थी, क़यास आराइयाँ चल रही थी कि पीटीआई की सफ़ों में बड़ी बेचैनी है। और उस बेचैनी की बहुत बड़ी वजह सिर्फ ये है कि ज़ाहिर है कि जो पीटीआई के मिनिस्टर्स हैं, उसके लॉ मेकर्स हैं, वो अवाम का सामना करने से कतरा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह ज़ाहिर है कि बड़ी महंगाई है और जो एक गवर्नेंस का क्राइसिस जो है, सच्चा झूठा जो भी जिसका तासुर जो है हर तरफ बिखरा हुआ है, तो एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी किसी को कि जनाब इमरान खान साहब के सामने, क्योंकि इमरान खान साहब का जो एक रवैया रहा है अपनी पार्टी में, एक लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी के तौर पर वो डोमिनेट करते हैं अपनी पार्टी को, उसमें उनको चैलेंज किया जाएगा।
जो जराए इस बात का दावा करे, लेकिन फिर आपने देखा होगा कि चंद मिनटों के बाद ही जो है खट्टक साहब की तरफ से तरदीद आती है उस बात की। उन्होंने कहा जी मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता इमरान खान साहब के सामने वो करने का। बहस मुबाहिसा अपनी जगह होता है एक डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, लेकिन ये जो है मेरे ख्याल में अच्छे इशारे नहीं है। और ये जो है जो पता चलता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ अपने आप को मुनज़्ज़म कर रही है और पीटीआई की सफ़ों में जो एहतजाज की बातें हो रही हैं उसमें एक डिफरेंस ओपिनियन है, तो मेरे ख्याल में बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है। और अगर इमरान खान साहब ने बड़ी तेजी से चीजों को मैनेज नहीं किया तो उनके लिए बहुत ज्यादा दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब साथ ही मौजूद हैं, फयाज चौहान साहब भी प्रोग्राम कर चुके हैं। खुशामदीद कहूँगी फयाज साहब। सर वाकई क्या सूरत हाल इतनी बुरी है कि वज़रा MNAs अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं? ऐसा शदीद अवामी रिएक्शन आ रहा है जो कि परवेज़ खट्टक साहब आज वज़ीर आज़म से बात करते हुए कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब को कह रहे हैं। क्या आप लोगों की भी यही राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज से पूरे 12 दिन पहले 30 दिसंबर को 5 किलोमीटर लंबी रैली जो है ना सिर्फ एक सूबाई हल्के की बुनियाद पर रावलपिंडी में निकाली है। 5 किलोमीटर रैली है, ठीक है ना जी। और मैं ये समझता हूँ कि मैं हैरान हूँ कि चाय की प्याली पे तूफान उठा रहे हैं आप लोग। जब परवेज खट्टक साहब की तरदीद आ गई कि ऐसा लेना देना ही कोई नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इस इशू के ऊपर अब मजीद बातें करना जो है ना वो वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊँ, मैं तो उन मुतासरीन में से हूँ। कैबिनेट मीटिंग की अंदरूनी कहानी, हमारे कुछ टीवी चैनल्स ना हर हाई लेवल की मीटिंग और स्पेशली फेडरल कैबिनेट और सूबाई कैबिनेट की मीटिंग की अंदरूनी कहानियां तलाश करते हैं। अब वो उन अंदरूनी कहानियों में 5% जो चीज होती है उसको 100% के तौर पे जो है ना वो आगे एग्जैजरेट करके प्रेजेंट किया जाता है। मेरे हवाले से 3.5 सालों में पंजाब कैबिनेट की कम से कम 10 दफा जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल अंदरूनी कहानी बयान कर चुके हैं। और मुझे हंसी आती थी उनकी अंदरूनी कहानी कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के 2 घंटे बाद उनकी स्क्रीन पर सुनते हुए कि बात 5% में नहीं होती जिसको 100% करके जो है पूरी कौम को दिखाया जाता है। अब परवेज खट्टक साहब ने एक अवामी नुमाइंदे की हैसियत से एक इशू रेज किया कि गैस का इशू है, प्रॉब्लम है, उसके हवाले से उसको ये करना कि वो इमरान खान साहब के मुकाबले में खड़े हो गए, उनसे नौज़बिल्लाह माज़िल्लाह बदतमीजी कर ली, ऐसी चीज। मैं हैरान हूं कि पता नहीं किस तरीके से ये सारी कवरेज चलती रही। और फिर सोने पे सुहागा, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नून लीग वाले लुटिया डालना शुरू हो गए, पीपल्स पार्टी वाले लुटिया डालना शुरू हो गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों को पिछले 2 घंटों में जो उन्होंने उठक बैठक की है, परवेज खट्टक साहब के बयान के बाद अब उन्हें चुल्लू भर पानी तलाश करना चाहिए बस। अच्छा, तो सर वैसे परवेज खट्टक साहब कैटेगोरिकली इन्होंने इस बात का मना नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने इजलास में बात की है वो हक की बात की है। फिर हम्माद अजहर साहब ने भी ये कंफर्म किया कि उनसे भी गैस से मुतालिक सख्त सवालात हुए हैं जिस पर उन्होंने मुतमईन कर दिया। तो उन्होंने इनकार नहीं किया इस बात से कि ये सब कुछ हुआ नहीं है, चाय की प्याली में तूफान नहीं है। फयाज साहब पिछले 3 घंटों की कवरेज देख लेना आप, 2 घंटों की, वो तो ऐसे लगता था जैसे परवेज खट्टक साहब जनाब अपने जनाब क्या कहते हैं उसको, गिरबान शूंग के जनाब वज़ीर आज़म साहब के मुकाबले में खड़े हो गए हैं। मैं समझता हूँ बड़ी गलत किस्म की जना ये सारी कवरेज है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। परवेज खट्टक साहब पहले भी फयाज साहब ये बात कर चुके हैं ना, याद होगा आपको, पहले भी वो बात कर चुके हैं इस तरह से। उन्होंने अपने जलसे में ये बात की थी कि वजीर आजम इमरान खान इस वक्त वजीर आजम उनके दम पर हैं। एनीवे हम बात कर रहे थे परवेज खट्टक साहब वाला मामला जो कि कैबिनेट की मीटिंग में हुआ, और उसके बाद जो अभी सिचुएशन आई ना सामने, ऑपोजिशन हुकूमती वज़रा की लड़ाई से फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ऑपोजिशन अरकान की जानिब से जल्दी पर तेल का काम किया गया है, मगर आग भड़की नहीं। ऑपोजिशन ने नारे लगाए, परवेज़ खट्टक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। परवेज़ खट्टक ने जवाब में इशारे भी किए, और वो इशारा कुछ इस तरह का था कि जैसे वो ऑपोजिशन की पेशकश को किसी खातिर में नहीं ला रहे हैं। ऑपोजिशन के नारे और परवेज़ खट्टक का जवाब पहले देखिए ज़रा, फिर इस पर बात करते हैं। आमिर साहब, वैसे फयाजुल हसन चौहान साहब की बाकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि इस सिचुएशन का, मौके का ऑपोजिशन भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, और फिर ये फ़ायदा हमें दिखाई दे रहा है असेंबली के अंदर कि जहां परवेज़ खट्टक साहब को बाकायदा प्रोवोक किया जा रहा है कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आमिर साहब जी बिल्कुल। अच्छा, अगर आप एक चीज़ देखें कि गुज़िश्ता कम से कम 2-3 हफ्तों से
बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एक पूरी लाइन चलाई जा रही है। वो ये है कि जनाब जो है इमरान खान साहब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मीडिया इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट इस बात को बड़ी मतलब जोरों शोर से फैला रही है कि जी कोई कभी कहता है कि डील हो गई, कोई बात कर रहा होता है। तो ये उसी तनाजुर में आप देखें आज के वाक़े को भी कि अगर किसी जो मुझे इत्तलात है कि अमूमन पीटीआई की जब मीटिंग्स होती हैं, कैबिनेट मीटिंग्स होती है, तो उसमें बड़ा खुला डुला किस्म का डिस्कशन हुआ करता है और उसमें बड़ा तनकीद भी होती है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक वो वाला हिसाब नहीं है कि जो मियाँ साहब की किचन कैबिनेट होती थी कोई बात नहीं कर सकेगा, या एक ज़माने में इसके पीपल्स पार्टी के अंदर जो है कि जो रूलिंग फैमिली उसके सामने कोई लबकुशाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक रिवायत रही है खुलकर बात करने की। अब जाहिर है कि क्योंकि मसाइल बहुत पेचीदा हो रहे हैं, तो इस बात में कोई ताज्जुब की बात नहीं। या तो आप कह देंगे जी इमरान खान की पार्टी में सारे शौदाले के चूहे हैं कि जिनको जो इशारा मिलेगा वो उसके ऊपर अमल कर देंगे। जाहिर है अगर वो लॉ मेकर्स हैं, वजीर हैं, उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो अवाम के मसाइल को भी वो सामने रखेंगे। उसमें तलखी भी हो सकती है, गर्मा गर्मी भी हो सकती है, उजरा आपस में बाहम उनकी बहस और तकरार भी हो सकती है। तो ये बात होना जो है इस बात की गमाजी नहीं करता कि चीजें जो है ब्रेकिंग पॉइंट पे चली गई है। क्योंकि मतलब है कि एक होता है कि हमारी ख्वाहिशात और एक होता है कि हकीकत में क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आमिर साहब। ये जब परवेज खटक साहब की हमाद अजहर साहब से जो तल्ख कलामी हुई कौमी असम्बली के इजलास के दौरान, वज़ीर आज़म इमरान खान हमाद अजहर को समझाते हुए दिखाई दिए हैं। इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा मालूम हो रहा था कि वो हमाद अजहर को समझा रहे हैं और हमाद अजहर हामी में सर भी हिलाते रहे हैं। ये मंजर भी मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वो एक बात कि चाय की प्याली में इस वक्त तूफान उठाने की क्या कोशिश की जा रही है। ये वाकई सिचुएशन इतनी गंभीर हुई कि उसके बाद फिर वज़ीर आज़म कन्विंस कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ जो परवेज़ खटक साहब हैं उनको प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है ऑपोजिशन की तरफ से। लेकिन सर आप वाकई ये बात तो आप दुरुस्त कर रहे हैं आमिर साहब कि अब एक ग्राउंड रियलिटी को भी देखना पड़ेगा। एक तरफ जो सिचुएशन बन रही है, सर आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है अब परवेज़ खटक साहब की तरफ से, ये जो कुछ हुआ, ये केपी इलेक्शन का जो नतीजा आया सामने, उसके अगले मरहले के लिए ये मददगार साबित होगा सर, ये इतना एग्रेसिव जो प्ले किया परवेज़ खटक साहब ने? देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए कि परवेज़ खटक साहब जरा सा दिल बर्दाश्ता हैं। वो समझ रहे थे कि जी दूसरी बारी भी जो है उन्हें वज़ीर आला बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया और उसकी जगह उन लोगों को लेकर आया गया जिनके साथ उनका पार्टी के अंदर हमेशा इख्तिलाफात होते हैं, जो भी एक बड़ी पार्टी होती है। तो उस चीज़ पे खुश नहीं थे और लेकिन जाहिर है कि पार्टी की डिसिप्लिन में रहे, काम करते रहे। अब जब केपी के इलेक्शन में जिस तरह के नताइज मिले और नताइज मिलने की, जो मनफी नताइज मिलने की बड़ी वजह जो है पीटीआई की अंदरूनी इनफाइटिंग थी कि लोगों ने एक दूसरे के मध्य मुकाबिल लोग भी खड़े किए, मेरिट के ऊपर जी सीट्स भी नहीं बांटी। तो यहाँ पर जो है फिर परवेज़ खटक साहब के पास अगर वो क्योंकि पुराने सियासतदान हैं और सबसे तजर्बेकार है, तो उन्हें पता है कि जी अब ब्रिंकमैनशिप का वक्त आ गया। अगर इस वक्त अगर वो मुतालबा नहीं करेंगे और एनवलप को पुश नहीं करेंगे, तो जो भी उनके मकासद होंगे अपने लिए इख्तियार लेने के, ताकत लेने के या पार्टी को सही करने के, आप इस तरह कहें कि पार्टी में मुख्तलिफ राय चल रही होती है, तो उन्होंने अपने आप को असर्ट किया है। और ये उस्मा बुखारी साहिबा, सर उस्मा बुखारी साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मा आपके वक्त का। वैसे यूजुअली जब आप लोग बात करते हैं किसी भी मरहले से पहले, तो आप लोग की तरफ से कहा जाता है, बताया जाता है जी हुकूमत के कुछ लोग हैं जिनसे राबतों में हैं, जिनसे बात हो रही है। लेकिन आज जो सूरत हाल बनी है हुकूमत की अपनी सफ में, तो बाकायदा आज तो खुलकर ऑपोजिशन के मेंबरान ने ऑफर की है, दावतें दी हैं, कदम बढ़ाओ परवेज़ खटक, हम तुम्हारे साथ हैं। उस्मा, बहुत शुक्रिया किरण। ये सिर्फ परवेज़ खटक तक की बात नहीं है, बहुत सारे परवेज़ खटक तो वो आदमी हैं जो ज़ाहिर इमरान खान के करीबी साथी हैं और वजीर दिफा है। अगर वजीर दिफा को वो नया पाकिस्तान नहीं दिख रहा जिसमें इतनी तरक्की और खुशहाली हो रही है, जिसका रोज इमरान खान साहब ने डोरा पीटते हैं, तो फिर बाकी वो लोग जिनकी इतनी फ्रैंकनेस नहीं है इमरान खान से, जो जरूरत नहीं करते हैं इमरान खान साहब के सामने बात करने की, और खास तौर पर वो आजाद अरकान जिनको जहांगीर तरीन के त्यारे में बिठा के लाया गया था, वो तो अभी बोले ही नहीं है, उन्होंने तो अभी बताया ही नहीं है। लेकिन हम पहले भी कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि इस जो ये मिनी बजट नहीं है, ये पूरा फुल फ्लैज बजट है जो 500 अरब रुपए से ज्यादा का है और इसमें आम आदमी की जो जिंदगी हराम होगी। और उन्होंने दुरुस्त कहा कि ये अपने हलकों में नहीं जा सकते। और अब इस हालात के बाद जब आज फिर 4 रुपए 30 पैसे पर यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाई गई है, 2 दिन बाद पेट्रोल की कीमत में जो है वो इजाफा होने जा रहा है 6 रुपए तक का, और इसके साथ इन तमाम बजट के साथ जो तूफान आएगा उसमें इमरान खान साहब तो रहते हैं ना जी इस्लामाबाद में, बनी गाला में, वो तो बाहर निकलते नहीं ना, आम आदमी में घूमते फिरते नहीं, उनको तो फिर आप लोगों का एहसास नहीं है
लेकिन जो ये हल्के के लोग हैं इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इनको फेस करना पड़ेगा। और ये जो इत्तेहादी हैं जो एक तरफ बहुत इनको गरीबों का दुख सताता है, इतने मसाइल होने के बावजूद तमाम मुल्कों की तरफ से ये इसके ऊपर एतराज़ात तो उठाए जा रहे हैं ना। मसाइल इतने होने के बावजूद भी क्या ऑपोजिशन आज रिजेक्ट कर पाएगी इस बिल को? देखिए किरण, मैंने तो कहा कि ये आज टेस्ट केस हमारे लिए नहीं है, ये टेस्ट केस उन इत्तेहादियों को और इन पार्लियामेंट्री पार्टी के MNAs के लिए है कि जो एक तरफ अवाम की नुमाइंदगी की बात करते हैं और दूसरी तरफ जहां अवाम की नुमाइंदगी के ऊपर शब खून मारा जा रहा है, जहां अवाम की जिंदगी जो पहले ही अजाब का शिकार है वहां पर और अजाब बनने जा रही है। अगर ये अब भी अगर इमरान खान के साथ खड़े होते हैं तो फिर ये जाने और अवाम जाने फिर जो अवाम इनके साथ करेंगे, जो गालियां बददुआएं इनको मिल रही हैं वो आप जाहिर है मीडिया पर नहीं दिखा सकते, लेकिन आप सबको मालूम है। और जो आपके इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट हैं उनसे पूछे तो सही कि इनके मेंबर्स नहीं, इनके बुजरा, बड़े बड़े बुजरा निजी मीटिंग्स के अंदर क्या बात करते हैं अपनी पार्टी के हवाले से, अपनी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से, आज के हवाले से आप कह रही हैं, और न सिर्फ आपने कहा बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ा खुल के कहा था कि भाई कुछ करें वरना ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे आप लोग अपने हलकों में, ये तूफान लेकर आएगा महंगाई का। तो अगर आज आप टेस्ट केस इसे इत्तेहादियों के लिए कह रहे हैं तो फिर ये तहरीके अदम एतमाद की जो बातें आप लोग कर रहे हैं वो फिर कैसे करेंगे? वहां पर भी क्या इत्तेहादियों का चेहरा देखेंगे? देखिए जाहिर है हमारे साथ किरण अब इनके इस हुकूमत के साथ नफरत का आलम यह है कि लोग अपोजिशन के भी दर पे हैं, वो वो चाहते हैं, वो हमें हमारा गिरबान पकड़ते हैं, आप इनके साथ करते क्यों नहीं, आप इनको हटाते क्यों नहीं? अब आईनी तरीकाकार है ना इनको हटाने का। आप गिरबान से पकड़ के इमरान खान की तरह मैं वजीर आजम को घसीट लूंगा वजीर आजम हाउस से, ये तो हम नहीं कर सकते। जो आईनी कानूनी तरीकाकार है उसी के तहत चलना है, और वो यही है कि या इत्तेहादीन से हटे या जो MNAs इनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है वो अपनी पार्टी के खिलाफ जो है वो वोट डालें तो ही तरीकाकार है। उसके अलावा तीसरा कोई तरीकाकार जो है, लेकिन उस्मा आज इतनी क्रूशियल सिचुएशन में भी अगर वो इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं तो तहरीक अदम एतमाद के वक्त आपके साथ कैसे हो जाएंगे? देखिए अभी तो तहरीक अदम एतमाद से हमने अनाउंस नहीं किया ना, कोई फैसला नहीं किया। जब फैसला तभी करेंगे जब इत्तेहादी जो हैं उनको भी अपने अपने हलकों से अंडे और टमाटर पड़ चुके होंगे, जब उनके भी गिरबान जो है वो आम पकड़ चुके होंगे। ये बच पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या MQM के हलकों में गरीब लोग नहीं रहते? क्या क्यू लीग जो है वो आम आदमी की जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं करती? क्या वहां पर लोगों को बिजली के बिल नहीं देने पड़े? क्या वहां पर गैस का मसला हमारे पंजाब में नहीं, आज खैबर पख्तूनख्वा का मसला उठाया परवेज खटक ने। मुझे हैरत यह है कि जो पंजाब के MNAs बैठे हैं उनको, और खासतौर पे हमाद अजहर जो खुद लाहौर में रहता है, उसको उसका गिरबान क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं पूछ रहे कि आज पंजाब के अंदर भी गैस नहीं है, हमारे बच्चे भी बगैर जो है वो नाश्ते के स्कूल जाते हैं, हमें भी सिलेंडरों के ऊपर जो है वो खाने पकाने पड़े हैं। इनका गिरबान इसी तरह पकड़ेंगे आप देखिएगा, इनकी पार्टी के अंदर से भी लोग, और ये तब होगा ज्यादा जब इनके जो वज़रा हैं उनको अंडे और टमाटर पड़ेंगे और उनके गिरबान पकड़े जाएंगे। बहुत शुक्रिया उस्मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम मौजूद थी। सर जो मैं बात कर रही थी आमिर जिया साहब, उस्मा बुखारी साहिबा से वही सवाल आपकी तरफ लेकर आऊंगी। हुकूमत अगर ऑपोजिशन आज हुकूमती बिल को नहीं रोक सकी है तो अदम एतमाद की तहरीक वो कैसे लेकर आएगी, किस बलबूते पर लाएगी? बड़ा बुनियादी सवाल किया आपने। देखिए बात ये होती, पहली बात कि हिज़्ब इख्तिलाफ का जो काम होता है सिर्फ नारे लगाना नहीं होता, नारों की तशरीह करना भी होता है। यहाँ पे मेरी बात, इसका मफहूम ये है कि जब आप कहते हैं कि आपको मिनी बजट नामंजूर है तो आपको मुल्क की माशी हालात देखते हुए कोई मुतबादिल प्लान मंसूबा भी देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में वो हिज़्ब इख्तिलाफ के पास नहीं है, ख्याल में नहीं, हमें यकीन है कि नहीं है। यकीनन जो हुकूमत ने इक़दाम किए उससे अवाम के मसाइब में बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अब कौन सा एक तरीका है, किसके पास जादू की छड़ी है कि एकदम घुमाएगा और अवाम की तकदीर बदल जाएगी। गैस जो हमारा डिप्लीट हो गया है, मतलब वसाइल ज़खायर हैं वो एकदम बढ़ जाएंगे। LNG की जो वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस की वजह से बहुत कीमतें बढ़ी हुई हमारे पास आने लगेगी। तो ये बड़े चुपते हुए एक पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं, इसका जवाब देने से ये लोग कतरा रहे हैं। बिल्कुल आमिर साहब, जब मैंने लोगों से, जब ऑपोजिशन के लोगों से ये सवाल किया कि आपके पास मुतबादिल के तौर पर क्या है, तो उनके पास मुतबादिल के तौर पर जवाब ये होता है कि वज़ीर आज़म हमारी सुनना ही नहीं चाहते। जब सुनना नहीं चाहते तो इसलिए हमारे पास कुछ होता ही नहीं है बताने के लिए। आमिर जिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुसलसल असेंबली में इस वक्त गुफ्तगू चल रही है। अगले सेगमेंट की जानिब मैं आपको लेकर चलूंगी। कराची वाले जो हैं वो कातिलों के हवाले हो चुके हैं। रोशनियों का शहर जराइम के अंधेरों में डूब चुका है और नए साल में तो मजीद तबाही आई है।
गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ एक दिन में डकैती के दौरान तीन लोग जान से गए, जिसमें कश्मीर रोड का वो नौबियाता दूल्हा शामिल है जिसे घर की दहलीज पर उसकी माँ और उसकी बहन के सामने कत्ल किया। 2 दिन पहले वलीमा हुआ, जो दुल्हा था आज वो मकतूल है। जो ब्याह कर आई थी बेचारी वो बेवा हो चुकी है, और जिस दुल्हा को हार पहनाए गए थे अब उसकी कब्र पर फूल डाले जा रहे हैं। मेहंदी की सुर्खी खून की लाली में तब्दील हो गई है। कराची वालों को पहले तो घर से बाहर निकलते हुए खौफ आता था, अब तो अपनी दहलीज पर भी महफूज नहीं है। स्ट्रीट क्राइम दिन ब दिन वायलेंट होते जा रहे हैं। सिर्फ इन 12 दिनों में 24 वारदातों में डकैतियों ने शहरियों को, डाकुओं ने गोलियां मारी हैं। 12 दिन में 5 शहरी मारे जा चुके हैं, 19 बेचारे जख्मी पड़े हुए हैं, करोड़ों की रकम है, जेवरात है, लूटे जा चुके हैं। पूरे मुल्क को पालने वाला शहर खुद लावारिस हो चुका है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर स्ट्रीट क्राइम के ये गढ़ बन चुके हैं। सुपर हाईवे, जमाली पुल हो, अल आसिफ स्क्वायर हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, न्यू कराची हो, बफर जोन हो, स्ट्रीट क्राइम्स के हॉट स्पॉट्स की मुसलसल निशानदेही के बावजूद ऐसा लगता है कि शहर में पुलिस की नफरी नजर ही नहीं आती। मोबाइल पेट्रोलिंग का सिलसिला भी बंद ही हो गया ऐसा लगता है। ऐसे में शहरी बेचारे सवाल करते हुए दिखाई देते हैं, सिंध पुलिस तमाशाई है या जराइम में हिस्सेदार है? शाहरुख जतोई का सवाल हो तो वजीर आला कहते हैं कोई बरा तो नहीं, कोई जाकर बताए। आप सूबे के सबसे बड़े शहर में, आपके सूबे में हर सिमत मौत ही मौत दिखाई दे रही है जनाबे वाला। सानेह मरी पर तनकीद का आपको हक है, लेकिन ज़रा अपने सूबे की लाकानूनियत पर भी तो नज़र डालिए। कराची में हर साल पिछले से बदतर साबित होता जा रहा है। साल 2021 में 72,000 स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें रिपोर्ट हुई थी। 2020 में 55,000 वारदातें थी, यानी पिछले साल 15,000 वारदातें बढ़ गई। इस साल तो क्राइम रेशो न जाने, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, न जाने ये क्राइम रेशो कहाँ चला जाएगा अगर आज 13 दिनों में ये हालात हो गए हैं। तो जहाज़ेब सलीम खान मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मकतूल शाहरुख के भाई हैं। सबसे पहले ताज़ियत कबूल कीजिएगा मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे इदारे की तरफ से। शादी को कितने दिन हुए थे? ये बताया जा रहा था कि आपके घर में 2 भाइयों की शादी चल रही थी। जी बिल्कुल किरण साहिबा, मेरे घर में लास्ट थर्सडे को शाहरुख की बारात थी, फिर एक दिन के वक्फे के बाद उससे बड़े भाई बाबर की हफ्ते को बारात थी, और मंडे वाले दिन हम लोगों ने बहुत ही खुश इसलूबी से, बहुत एहतमाम के साथ हमने अपना वलीमा अटेंड किया था। उसके बाद एक दिन हमारा गैप था, और उसके बाद ये अलमनाक वाक़या हमारे सामने, ये क़यामत हम पे आगे टूट पड़ी। उस बच्चे की हालत ज़रा बताइएगा, ब्याह कर जिसको अभी आप अपने घर पर लेकर आए हैं, यकीनन उसके ऊपर तो क़यामत गुजर गई है। वालिदा और आपकी बहन जिनके सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनकी इस वक्त क्या हालत है उनकी? आप खुद इस चीज़ को देख सकती हैं। जो ब्याह कर शाहरुख की जो इस वक्त दुल्हन आई थी, उसकी उम्र तकरीबन सिर्फ 17 साल की है। दोनों की बहुत ही चाहत के साथ शादी थी, और अब शाहरुख ने पिछले 1 साल से अपनी शादी के लिए दिन रात एक करके, मतलब मैं अपनी शादी को ऐसे करूँगा, मैं अपनी शादी ऐसे करूँगा, भाई मेरी शादी में ऐसे बाराती होने चाहिए, मेरी शादी में मीडिया कवरेज होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत शौकीन, बहुत खुश अखलाक, बहुत ही काबिल बच्चा था, हाफिज़ कुरान भी था, और मतलब जिससे एक दफ़ा मुलाकात करता था उसको अपना गर्विदा करता था। मतलब आज अगर आप मीडिया वगैरह में भी देखेंगे, उसके जनाजे में इतने लोग शरीक थे कि मतलब हम परेशान थे कि कहाँ से कैसे, जिनको खबर मिली कोई दुबई से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, हमने तो गम में थे, किसी को बताया नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में खबर आती ना पहली, और आज हमारे यहाँ पे इतने लोग थे कि इस गम में शरीक कि हम आपको बता ही नहीं सकते। ये आपके भाई की पसंद की शादी थी गालिबन? जी बिल्कुल, मेरा भाई पसंद करता था इनको, फिर हमारा इनका रिश्ता हमने तय किया, और ये शादी भी मतलब समझिए अर्जेंट बेसिस के ऊपर थी कि मेरे बड़े भाई की शादी, उस साथ ही हमने शाहरुख की भी शादी कर ली थी इसके अंदर। अच्छा सलीम, ये फुटेज जो हम देख रहे हैं इसमें एक शख्स नज़र आ रहा है जो सब देखकर भी आगे नहीं आ रहा, और फिर बहुत देर बाद लाश के पास आता है। ये कौन था? गालिबन कोई गार्ड वगैरह है इलाके का? जी बिल्कुल, ये हमारे घर के सामने बिल्कुल एक गैजेटेक नाम की कंपनी है, सॉफ्टवेयर हाउस, तो उन्होंने पीछे ये गैर कानूनी तौर के ऊपर एक कमरा भी बनाया हुआ है, जिसके ऊपर उन्होंने एक गार्ड रूम बनाया हुआ है जहाँ पे गार्ड बैठते हैं। मतलब वो कंपनी से गली हट के गली के बीच के अंदर वो कमरा बना हुआ है, तो हम लोग भी सब इसलिए खामोश रहते चले
ये गार्ड कल को हमारे भी काम आएगा, गली की चौकीदारी भी होती रहेगी। लेकिन इसी गार्डों को जो मकबूल शाहरुख, जो मेरा भाई जो इस वक्त हमको छोड़कर जा चुका है, जो शहीद शाहरुख थे, वो इनको खाना भी खिलाते थे, रमज़ान में अफ्तारी सेहरी पहुंचाते थे, पानी चाय जब भी उनसे सलाम दुआ भी। लेकिन जब शाहरुख के ऊपर अलनाक वाक़या हो रहा था, वो बेहिस होकर अंदर गार्ड रूम में मेरी अम्मी मदद के लिए चीखती रही उनसे कि अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे को बचाओ, हमें बचाओ। उसके पास असला भी था, एक बहुत मशहूर कंपनी का, जो कि मैंने अपनी तरफ से मालूमात करवाई कि किस कंपनी का जो है गार्ड था। जिम्स सिक्योरिटी बहुत मशहूर कंपनी है, कोई लोकल कंपनी नहीं है। उसका गार्ड था जो कि काफ़ी ट्रेन होते हैं। वो सिर्फ तमाशा देखता रहा, हालांकि फुल कवर उसकी जो है वो थी, गार्ड रूम बहुत कवर था, उसमें कोई जगह नहीं थी। अगर उसके ऊपर वो फायर भी खोलता तो उसको कुछ नहीं होता, वो आवाज़ देता या हवाई फायर मारता तो वो हमारा भाई आज शहीद होने से बच जाता। अच्छा अब सलीम मुझे ये बताइए, और जब मेरा भाई जी जब मेरे भाई को गोली लग गई, जब वो तड़प रहा था, फिर वो बाहर निकल के देखा, और आपने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में, फिर भी उसके पास मौका था पीछे से उसको शूट करने का, जबकि गार्ड के ऊपर ये अथॉरिटी होती है कि अगर कोई किसी को शूट करे तो आप उसको गोली मार सकते हैं। तो उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया, आगे शाहरुख को देखा, उठ के फिर अपने कमरे में चले गए, और उसके बाद कल रात से आज तक लापता। मुझे ये बताइए, ये कश्मीर रोड पर ये वाक़या हुआ है, तो ये जो स्ट्रीट गली जो नज़र आ रही है, क्या इस तरह के वाक़यात यहाँ पर होते रहते हैं? ये इतना गैर महफूज आपका पूरा ये एरिया है, या ये पहली दफ़ा वाक़या हुआ है यहाँ पर? कल पुलिस वालों ने कुछ लोग यहाँ से सुबह में पकड़े हैं, ठीक है, लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पे पुलिस की नफरी ना होने के मुकाबले हम लोग सुबह शाम जब भी घर से निकलते तो यही सोच के निकलते कि आज कुछ ना कुछ हमारे साथ होगा। शाहरुख की इनके कत्ल से पहले 2 दिन पहले मेरा नौकर ऑफिस से आया था खाना लेने के लिए, उसका मोबाइल गन पॉइंट पे मेरे घर के गेट से छिना। उससे 1 हफ़्ता पहले मेरा एक और नौकर आया था, उसका मोबाइल घर के गन पॉइंट के गेट से छिना। बाहर मेन चलता हुआ कश्मीर रोड है, ना तो वहाँ लाइटों का इंतज़ाम है, ना किसी पुलिस की पेट्रोलिंग का इंतज़ाम है। इतना बड़ा इलाका है, या तो किसी बैंक के बाहर मोबाइल खड़ी है या किसी जगह पे वसूली के ऊपर खड़ी है। मतलब गलियों में एक पीसीएस कम्युनिटी पुलिस की भी एक मोबाइल बनाई गई हुई है, यहाँ पे 2-3 मोबाइलें, जिनका काम है कि कम्युनिटी के हवाले से पूरी गलियों में चक्कर लगाएं और देखें कि क्या हो रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात पुलिस की नाअहली, हुकूमती नाअहली के शहर को लावारिस छोड़ा हुआ है, फिर जो आसपास लोग मौजूद थे उनकी बेहिसी का शिकार आपका भाई हो गया। मुझे ज़रा मैं शाहरुख के बारे में बात करना चाहती हूँ, यकीनन आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा। मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ पे हादसात और वाक़यात का जो मेन मसला है, ये है प्योर रेजिडेंशियल एरिया। लेकिन यहाँ पर तकरीबन 100 घर में से 90 घर कमर्शियल यूज़ के लिए दिए गए हुए हैं। बंगले लोगों ने रेंट पे लेके वहाँ पे अपनी अपनी कंपनियाँ बना दी हैं, वेयर हाउस बना दिए हैं, अपने सारे जितने भी कमर्शियल काम है इन बंगलों में ऑफिस खोल के कर रहे हैं। अब जब कमर्शियल यूज़ होता है तो वहाँ पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपको नहीं पता, क्योंकि कमर्शियल इलाका आते रहते हैं, है प्रॉपर रिहायशी इलाका, कम्युनिटी इलाका है पूरा। मुझे एक और चीज़ बताइएगा, क्योंकि यूजुअली होता है ऐसा है, जो इस तरह के डकैत वगैरह होते हैं ये बैंक से साथ लग जाते हैं या देख रहे होते हैं कि कोई अगर मोटी रकम लेकर निकल रहा है कहीं से, तो वहाँ से फिर पीछे लगते हैं। और बाकायदा जो सीसीटीवी फुटेज में हम देख रहे हैं, ये शख्स पीछे से साथ आया है। जब आपकी वालदा और आपकी बहन इस रक्शे में मौजूद हैं, जब रक्षा रुका है तो ये साथ साथ रुका है। कहाँ से आ रही थी आपकी वालिदा और बहन? जी पहले तो हमको ये लग रहा था, जो हमने अभी तक मैं इस पर हतमी नहीं कह सकता, लेकिन हमें 2-3 जायजे जो लिए हैं अभी, पहले हम ये समझ रहे थे कि शायद ये रक्षा फातिमिया हॉस्पिटल से जो है मेरी वालिदा और बहन को जो है वो गई थी चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि मेरी बहन अमेरिकन नेशनल है, वो आई हुई शाहरुख की शादी के लिए स्पेशल। तो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो आज वो कल दोपहर को वो उनको लेकर गई थी हॉस्पिटल, गई थी अपनी गाड़ी में, लेकिन वहाँ पे उनको डॉक्टर ने कहा इनको ड्रिप लगेगी, तो इसलिए उन्होंने गाड़ी भिजवा दी थी कि घर में काम होंगे, हम लोग रक्षा में आ जाएंगे। तो उसके बाद हमें ख़बर मिली तो ये वाक़या हो गया। तो उस वक्त जो हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखी तो उस पर हमें भी ये लगा कि रक्षा फॉलो करता हुआ आया। लेकिन आज कुछ पुलिस वाले और कुछ लोग आए, उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज देखी है तो उस पर यह शक पड़ रहा है कि ये बंदा ऑलरेडी गली में मौजूद था, और ये क्योंकि हमारे घर में शादी चल रही थी और हमारी शादी माशाल्लाह बहुत अच्छी, जो बहुत अच्छे लेवल पे हुई है, तो इसलिए आसपास लोगों की नज़रों में था। तो ये बंदा गली में शायद पहले से मौजूद था, तो इत्तफाक से मेरी वालिदा रक्षे में आई है तो उनको नज़र पड़ी और उसने इनके साथ ये वाक़या हो गया।
तो चेहरा इस शख्स का साफ दिखाई दे रहा है, पहचाना जा सकता है, पुलिस ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, आपको उम्मीद है पकड़ा जाएगा? जी, मास्क पहना हुआ है, बाकी जो हुलिया उसका है उससे पुलिस ही पहचान सकती है, हम में से किसी ने देखा नहीं है। वालिदा और बहन ने देखा था, वो पहचान नहीं सकती क्योंकि वो अपनी परेशानी में थी। जो गार्डों ने देखा था वो मुंह खोलने के लिए वो है नहीं। एक बराबर में बंगले वाले का गार्ड है, कल से गायब है, निकलने को तैयार नहीं है, कोई मुसलमानियत नहीं है, किसी चीज़ के बारे में उनको नहीं कि बंदा आके मोहल्ले पड़ोसी के ख्याल कर ले। हत्ता कि मेरा भाई तड़पता रहा तो कि उठा के ले जाने के लिए नहीं था। सॉरी। कितनी देर बाद वहाँ से हॉस्पिटल लेकर गए हैं उसको? जी, जब ये वाकया गोली लगी है तो उसके तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट तो यहाँ पे पड़ा रहा है। मेरी वाइफ, मेरी बहनें लोगों के पाँव तक पड़ती रही हैं कि अल्लाह के वास्ते इसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएं। इसके अंदर सांस है, वो तड़प रहा था और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन लोग देख रहे थे। फिर बराबर में चौकीदार एक किसी गाड़ी मांग के लाया, वो उसको गाड़ी में डाल के ले गया, लेकिन वो भी उसको पहले कहीं मेडिकेल लेके जाता रहा, रास्ता समझ नहीं आया, वहाँ से आकर तो देर हो चुकी थी और फिर ऑन द स्पॉट गाड़ी में ही मर गया था। ये शायद वो जो 15-20 मिनट आया हुए हैं, अगर वो 15-20 मिनट ख्याल कर लिया जाता, एहसास कर लिया जाता, तो शायद आज सूरत हाल कुछ और होती। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी फरमाए और पुलिस को कुछ शर्म, कुछ एहसास दे कि जिस तरह से लोग बेचारे उनके प्यारे जा रहे हैं, लेकिन कोई फिक्र नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मरी की फ़र्क पड़ता है, लेकिन कराची में क्या हो रहा है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे पीर को। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।